तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 404 के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं यूजिन को, जो अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है। तो अब हम शुरू करेंगे बिग डील का शिकार। इसके बाद रियूहे कहता है, क्या शिबा इनू दोबारा से? लेकिन मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अभी हम जेक किम की बात कर रहे हैं तो उन्हें फोड़ के मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। तभी जो सैमुअल होता है यूजिन के पास चलता हुआ आता है और कहता है, क्या बिग डील का शिकार? ठीक है चेयरमैन, मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी यूजिन के साथ का बंदा सैमुअल को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यूजिन उसको रोक लेता है। इसके बाद सैमुअल कहता है, चेयरमैन तुम बिग डील को तबाह करने वाले हो, लेकिन उससे पहले एक ऐसी चीज है जिसको हमें क्लियर कर लेना चाहिए। सैमुअल बिल्कुल यूजिन के मुंह के सामने आके कहता है, मुझे बताओ आखिर ये बंदा 5th एफिलिएट का प्रेसिडेंट क्यों है? ऑफ कोर्स मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि एली जैंग काबिल नहीं है। वैसे भी वो एली जैंग ही था जो 4 बड़ी गैंग्स का आइडिया लेके आया था। रियूहे अभी सैमुअल और यूजिन को देख के जापानीज में बोल रहा होता है, ओह क्या यहाँ पे फाइट होने वाली है? कैंता कहता है, रियूहे अपना मुंह बंद करो। इसके बाद सैमुअल यूजिन को कहता है, एली जैंग जो कुछ भी था 3 साल पहले था, आखिर तब से लेके अब तक इसने किया ही क्या है? क्या लोगों के बाल काटे हैं या फिर अपने परिवार के साथ घर घर खेला है इसने? जैसा कि मैंने कहा चेयरमैन, मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं वर्कर्स की चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकता। आखिर ये गैंगडोंग का भिखारी पैसे कमाने के बारे में क्या जानता है? चेयरमैन मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हारे दिमाग में। लेकिन इतने में ही सैमुअल के आगे एली आता है और सैमुअल के कॉलर बटन लगाते हुए कहता है, सैमुअल सीओ तू यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है, तुझे अपने कपड़े काफी अच्छे से पहनने चाहिए और साफ सफाई के साथ रहना चाहिए। और जो तेरे शरीर में इतने सारे टैटूज हैं उनको कवर कर। इन टैटूज की वजह से तू बिल्कुल भी प्रेसिडेंट नहीं लगता। क्या तू ये बात नहीं जानता? तू वर्कर्स का चेहरा है। क्या तुझे ऐसा लगता है कि वर्कर्स किसी को भी अपना प्रेसिडेंट बना देती है? और एली इसके बाद गुस्से में सैमुअल का मुंह पकड़ लेता है। सैमुअल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये सब क्या है? क्या ये सच में एली जैंग है? अभी सैमुअल और एली की फाइट बस होने ही वाली होती है, लेकिन तभी मैंडियोक एक ताली बजाता है और कहता है, बस बहुत हुआ, तुम्हारे सामने अभी चेयरमैन खड़े हैं और मैं यहाँ पे चेयरमैन की और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके बाद यूजिन सैमुअल को कहता है, तो ठीक है मिस्टर सीओ, मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि तुम इस तरह से महसूस क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं, एली जैंग को प्रेसिडेंट बनाने का फैसला मैंने अचानक से नहीं लिया है। तुम ये मत सोचो कि मैंने उसको प्रेसिडेंट इसलिए बनाया है क्योंकि 4 बड़ी गैंग्स बनाने का आइडिया उसका था। सैमुअल कहता है, तो फिर तुमने इसे प्रेसिडेंट क्यों बनाया? यूजिन कहता है, मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि इसने मुझे हैरान कर दिया। मैं जानता हूँ गन को एली जैंग काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं उस तरह से नहीं सोचता हूँ। सिर्फ एक इंसान के फेवरेट होने की वजह से मैं एली जैंग को प्रेसिडेंट नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने एली जैंग को टेस्ट किया। मैंने उसे वर्कर्स के बारे में वो जानकारी दी जो किसी को भी आसानी से मिल सकती है। और क्योंकि अभी यूजिन कोरियन भाषा में बोल रहा होता है, इसलिए रियूहे और कैंता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। रियूहे जापानीज भाषा में कहता है, आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं? क्या कोई हमें ट्रांसलेट करके बताएगा? ये लोग बस अपने में ही बातें करे जा रहे हैं, हमें भी बताओ तुम क्या बोल रहे हो। इसके बाद सैमुअल यूजिन को कहता है, क्या तुमने इन्हें वर्कर्स की वो जानकारी दी जो किसी को भी मिल सकती है? यूजिन कहता है, हाँ, यानी कि वर्कर्स के रेवेन्यू की जानकारी। मैंने एली जैंग को बताया कि 1st एफिलिएट और 2nd एफिलिएट कितना रेवेन्यू अर्न करती है, और साथ ही साथ में मिस्टर सीओ मैंने इन्हें तुम्हारे एफिलिएट के बारे में भी बताया कि वो कितना रेवेन्यू अर्न करते हैं। और ये सुन के मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जैसे ही मैंने एली जैंग को ये सब कुछ बताया, उसने उसी समय 5th एफिलिएट के लिए एक बिजनेस प्लान तैयार कर लिया था। वेल एली जैंग, क्या वो प्लान तुम खुद इसको बताओगे? इसके बाद एली बोलना स्टार्ट करता है। एली कहता है, एक ऐसा रास्ता है जिससे हम काफी आराम से पैसा कमा सकते हैं। 5th एफिलिएट के लिए मेरा बिजनेस प्लान ये है कि, और जैसे ही एली अभी ये बिजनेस प्लान सबको बताता है तो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। सैमुअल कहता है, क्या क्या? वैरन कहता है, लेकिन एली। और रियूहे और कैंता तो बहुत देर से हैरान ही बैठे होते हैं क्योंकि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसके बाद यूजिन कहता है, अभी अभी एली जैंग ने जो कुछ भी कहा वो 5th एफिलिएट का बिजनेस प्लान है। और फाइनली अभी जो मैंडियोक होता है इसको जापानीज में ट्रांसलेट करके बोल रहा होता है, यानी कि रियूहे और कैंता को अब सी वाली फीलिंग नहीं आ रही होगी। इसके बाद यूजिन कहता है, तो तुम्हें नहीं लगता ये काफी ज्यादा काबिल है? ये 5th एफिलिएट को संभाल सकता है ना? और भाई लोग, एली ने अपना कौन सा बिजनेस प्लान बताया है अभी हमें ये बताया नहीं जाता, लेकिन जो सैमुअल होता है ये प्लान सुनने के बाद कहता है, ये सब झूठ है। ओए एली जैंग, क्या तुझे सच में लगता है
तू कुछ ऐसा करने के लायक है? तुझे वो काम करने चाहिए जो तुझे सूट करते हैं। अभी जो कुछ भी तूने बोला है तू वो करने के काबिल नहीं है। लेकिन तभी यूजिन कहता है, नहीं, ये वो काम कर लेगा। तुम्हें पता है एली ने मुझसे वादा किया है कि वो हर वो काम करेगा जिससे उसकी फैमिली को खुशी मिल सकती है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, अगर एली फिफ्थ एफिलिएट के बिजनेस को अच्छे से नहीं चला पाया तो मैं खुद अपने हाथों से हॉस्टल को तबाह कर दूंगा। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है ना एली जैंग? यानी कि जो एली है उसके पास यहाँ पे कोई भी चालाकी करने का मौका नहीं है। उसे यूजिन के लिए पूरी ईमानदारी से काम करना ही होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेहो माउंटेन का सीन। जैक ली यहाँ पे काफी समय से साफ सफाई का काम कर रहा होता है, लेकिन जो गोंग शॉप नाम का मॉन्क होता है वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं होता। गोंग शॉप शहर में जाके लड़कीबाजी कर रहा होता है, लेकिन जब गोंग शॉप आवारागर्दी करके वापस आता है तभी जैक गोंग शॉप को कहता है, साले हरामजादे, तू अब तक कहाँ था? तू दोबारा से कहीं पे जाके दारू पी रहा था, है ना? अभी गोंग शॉप ने अपने एक हाथ में दारू की बोतल छुपा रखी होती है और कहता है, क्या तुम सच में मेरे बारे में इतने बुरे विचार रखते हो? जैक कहता है, बकवास बंद कर, मैं तेरी पीठ के पीछे वो दारू की बोतल साफ साफ देख सकता हूँ। आखिर और कितने समय तक मुझे इस जगह की साफ सफाई करनी होगी? और आखिर अपनी कमर में ये बुद्धा की मूर्ति बांध के मुझे सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है? तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे ताकतवर बनाओगे, आखिर तुम ऐसा कब करोगे? तू साले हरामजादे, तू मुझे कब सिखाएगा? और जैक एक मुक्का मारता है गोंग शॉप की छाती में, लेकिन गोंग शॉप को इस मुक्के से कुछ भी नहीं होता और वो एक स्माइल के साथ कहता है, वाह, तेरा मुक्का देख के लगता है तू पहले ही काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जैक अपने मन में कहता है, क्या मैंने इसको अपनी पूरी जान से मारा था लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ? इसके बाद गोंग शॉप नशे की ही हालत में कहता है, लालच हमेशा बर्बादी को जन्म देता है, इसलिए अब मुझे तुझे सच बता देना चाहिए। असल में मैं बस तेरा इस्तेमाल कर रहा था इस जगह की साफ सफाई करवाने के लिए। मैंने तो पहले से ही सोच रखा था कि मैं तुझे कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। तो ठीक है, मुझे लगता है अब तुझे घर वापस चले जाना चाहिए। जैक सीरियस होके और एक सैडनेस के साथ कहता है, तो तुमने मुझे धोखा दिया, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन मॉन्क, क्या मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ बता सकता हूँ? मैं आज तक कभी भी ढंग से कोई फाइट नहीं जीता। तुमने कहा मैं पहले ही काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज तक एक फाइट भी नहीं जीता हूँ। और जैक की बातें सुन के जो गोंग शॉप होता है उसको अपने कुछ पुराने पल याद आते हैं, जहाँ पे जो गोंग शॉप होता है वो जमीन में पड़ा हुआ होता है और उसके सामने खड़ा होता है जेम्स ली। यानी कि गोंग शॉप ने भी एक वक्त में जेम्स ली का सामना किया था। और यही बातें याद करते हुए जो गोंग शॉप होता है जैक को प्रेजेंट मोमेंट में कहता है, जहाँ पे हो तुम वहीं पे रुक जाओ। लगता है हमारे अच्छे लुक्स के अलावा कुछ और भी है जो हमारी बातें मिलती हैं। हम दोनों ने एक जैसी ही जिंदगियां जी हैं। तेरी बातें सुन के इस नेक मॉन्क का दिल पिघल गया है, इसलिए मैं अब तुझे ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। तो बता, क्या तूने कभी मास्टरी के बारे में सुना है? और यार, मास्टरी एक ऐसी चीज होती है जो कुछ खतरनाक फाइटर्स ही कर सकते हैं। तो खैर, जो अब जैक है उसकी लाइफ का भी यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शैली के अपार्टमेंट को। अभी जो शैली होती है घर आती है और कहती है, मैं घर आ गई इसलिए मुझे थोड़ी सी लेट हो गई। एली की बच्चियां कहती है, मामा आपको इतनी लेट क्यों हो गई? और अभी जो एली की बच्चियां होती हैं इन्होंने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होती है। इसके बाद जो शैली होती है वो कहती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? तुम्हें ये स्कूल की यूनिफॉर्म्स कहाँ से मिली? ये लड़कियां कहती हैं, बिग मामा अब हम भी स्कूल जाने वाले हैं। शैली कहती है, क्या स्कूल? लेकिन कैसे? मामा हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, इन्हें हाय बोलो। शैली कहती है, क्या मेहमान? लेकिन कौन? लेकिन तभी यहाँ पे यूजिन आता है और कहता है, मिस शैली पार्क, तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया है ना? शैली हैरान होकर कहती है, यूजिन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी जो एली की बच्चियां होती हैं इनके हाथ में काफी सारे पैसे भी होते हैं जो यूजिन ने ही इन्हें दिए होते हैं। एली की बच्चियां कहती हैं, मामा ये वही है जिन्होंने हमें स्कूल की यूनिफॉर्म दी है और इन्होंने हमें कहा है कि ये हमें स्कूल भी भेजेंगे। जरा ये इतने सारे पैसे देखो, इन्होंने ही हमें ये दिए हैं, इसलिए हमने जल्दी से कुछ फ्राइड चिकन ऑर्डर कर दिया है। लेकिन जो शैली होती है इन दोनों के हाथों में मार के ये सारे के सारे पैसे उड़ा देती है। शैली सीरियस होकर कहती है, तुम दोनों अपने रूम में जाओ। ये दोनों कहती है, मामा लेकिन आखिर बात क्या है? शैली कहती है, मैंने कहा अपने रूम में जाओ जल्दी से, दोनों के दोनों अपने रूम में जाओ तुम। और ये दोनों चुपचाप से अपने रूम में चले जाती हैं। इसके बाद यूजिन कहता है, शैली पार्क तुम्हें ये पैसे लेने होंगे क्योंकि ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, ये पैसे एली जैंग की तरफ से हैं। एली जैंग और वेरेंचे वर्कर्स में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। वो दोनों अपने परिवार के लिए वर्कर के 5th एफिलिएट को चलाएंगे और जो पैसे मैं अभी ये तुम्हें दे रहा हूँ
ये एली जैंग की ही कमाई का हिस्सा है। अभी कुछ समय तक तुम उन लोगों को नहीं देख पाओगी क्योंकि वो बिजनेस के सिलसिले से सियोल से बाहर जा रहे हैं। वैसे एली जैंग कोई बहुत ज्यादा ईमानदारी वाला काम नहीं कर रहा है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने परिवार के लिए अपना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। मिस सैली पार्क, मैं जानता हूँ आखिर में तुम ये पैसा ले लोगी क्योंकि आखिरकार तुम एक माँ हो जिसको अपने परिवार का ध्यान रखना है। और ये कह के यूजिन यहाँ से चला जाता है और शैली चुपचाप से एक जगह में खड़ी होती है और उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। शैली अपने मन में बोल रही होती है, एली आखिर तुम कहाँ हो और तुम क्या करने की सोच रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एली को। अभी एली ने काफी सारे बंदों को मार मार के जमीन में लेटा रखा होता है और एली अभी अपने मोबाइल में अपने बच्चों की फोटो देख रहा होता है जो स्कूल यूनिफॉर्म में होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं वैरन भी यहीं पे होता है और कहता है, ये स्कूल यूनिफॉर्म उन दोनों में काफी अच्छी लग रही है। मैं उन दोनों को स्कूल यूनिफॉर्म में पहली बार देख रहा हूँ। वो दोनों काफी अच्छी बच्चियां हैं, इसीलिए उन दोनों का स्कूल जाने का काफी ज्यादा मन होता होगा, लेकिन उन दोनों ने फिर भी हमसे ये बात कभी नहीं बोली। शायद वो नहीं चाहती होंगी कि हमें बुरा महसूस हो क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उन दोनों को भी स्कूल भेज सके। इसके बाद एली सीरियस होकर कहता है, वैरेंचे तुम्हें शियोल वापस चले जाना चाहिए। मैं 5th एफिलिएट को यहाँ पे अकेला ही चलाऊंगा, तुम वापस चले जाओ। वैरन कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं वापस चले जाऊं इसके बावजूद कि मैं तुम्हारे साथ इतना दूर आ गया हूं? क्या तुम भूल गए मैंने उस वक्त तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें दोबारा से अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेले सारी परेशानियां उठाने नहीं दूंगा। इस बार हॉस्टल का ये अंकल तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे हॉस्टल का अंकल बन के तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त बन के रहूंगा। लेकिन तभी एली और वैरन के पीछे से कोई बंदा आता है और कहता है, तुम लोगों ने हमारी सड़क का काफी ज्यादा बुरा हाल कर दिया है, वो भी अपने छोटे से बिजनेस की वजह से। और इससे पहले कि ये बंदा कौन है हमें दिखाया जाता, तभी सीन शिफ्ट होता है और अभी हम देखते हैं एक क्लब का सीन जहाँ पे सैमुअल सीओ बैठा होता है। सैमुअल अभी अपनी ड्रिंक बनाते हुए बोल रहा होता है, तो तुम पूछोगे कि मेरा दिन कैसा रहा। सच बोलूं तो मेरा दिन इतना भी कुछ खास नहीं था। जिस इंसान के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था वो 5th एफिलिएट का प्रेसिडेंट बन गया और उस हरामजादे की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरा चिन्ह पकड़ लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम जानते हो मेरे बॉस ने मुझसे क्या कहा। और अभी हम देखते हैं जो यूजिन होता है उसने सैमुअल से कहा होता है, मिस्टर सीओ क्या तुम एली जैंग के साथ एंशन जा सकते हो? एली जैंग के लिए नहीं, लेकिन तुम्हें 5th एफिलिएट के लिए वहाँ जाना ही होगा क्योंकि मुझे एली जैंग के ऊपर अब भी पूरा भरोसा नहीं है और मुझे लगता है तुम वो बिल्कुल सही इंसान होंगे जो उसके ऊपर नजर रख सकता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और सैमुअल अब भी अपनी ड्रिंक पीते हुए किसी को बोल रहा होता है, मेरे बॉस ने मुझे कहा है उस हरामखोर के ऊपर नजर रखने के लिए, इसी वजह से मुझे यहाँ पे इतना दूर आना पड़ा ताकि मैं देख सकूं कि वो यहाँ पे आके क्या कर रहा है। तो अब तुम समझ चुके हो ना कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। कम ऑन, अब तुम्हें मेरी सिचुएशन के बारे में पता चल चुका है, तो इसलिए अब मुझे थोड़ा सा दिलासा दो। मुझसे ऐसी बातें करो जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगे। अगर मैं तुम्हारी इस जगह पे आके यहाँ पे थोड़ा सा बखेड़ा खड़ा कर दूं, तो क्या तुम सच में इस बात के लिए मुझे दोष दोगे? और अभी हम देखते हैं जो सैमुअल होता है उसने भी यहाँ पे काफी सारे बंदों और बंदियों को मार मार के लेटा रखा होता है और सैमुअल तो यार एक ऐसा इंसान है जो लड़कियों को भी नहीं छोड़ता। और अभी जो सैमुअल होता है उसके सामने खड़े होता है चैनिंग चोई और जैकी ली, और ये जो क्लब होता है एंशन में ये इन्हीं का होता है। ये दोनों चुपचाप से बस सैमुअल की बातें सुन रहे होते हैं और सैमुअल अब भी बोल रहा होता है, लगता है एंशन के लोगों को किसी की हालत में दया नहीं आती है। मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ और इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद चैनिंग कहता है, आखिर ये साला मादर है कौन? तो यहाँ पे एंशन के ऊपर कब्जा करने के लिए आया है एक बेवकूफ के लिए, लेकिन जो हमारा ये बार है तूने इसकी हालत खराब क्यों करी? इसके बाद जैकी ली कहता है, लगता है ये एंशन में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आया है, लेकिन तुझे मैं बता दूं तू गलत पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग अपना बिजनेस यहाँ पे नहीं चला पाओगे। सैमुअल कहता है, अच्छा और क्यों नहीं चला पाएंगे? जैकी कहता है, क्या तूने कहा क्यों नहीं चला पाएंगे? क्योंकि ये एंशन है और तू जानता है यहाँ पे कौन है? द सन ऑफ एंशन, हडसन अहान। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हडसन को जो अभी एली और वैरन को बोल रहा होता है, अगर तुम यहाँ पे बिजनेस करने आए हो तो तुम्हें पहले आके मुझसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पे जो कुछ भी किया है वो मेरा अपमान है। वैरन एली को कहता है, इसको मैं देखता हूँ। एली वैरन को रोकते हुए कहता है, नहीं इसको मैं देखता हूँ। तो हडसन अहान, मैंने सुना है एंशन तेरा अड्डा है। हडसन कहता है, लगता है ऐसा कुछ मेरे साथ पहले भी हुआ है। इसके बाद एली कहता है,
मुझे अनशन की जरूरत है यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ तू चुपचाप से अनशन मेरे हवाले कर दे। यानी कि एली और हडसन के अब पंगे होने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैकी ली को, जो अभी सैमुअल को बोल रहा होता है, तो तुम बोल रहे हो कि तुम यहाँ पे शियोल से आए हो और तुम एली जैंग के एक भाड़े के टट्टू हो। इसके बाद सैमुअल कहता है, पहले ही मुझे एली जैंग के ऊपर नजर रखने का काम मिला है जिससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और अब तुम मुझे एली जैंग के भाड़े का टट्टू बोल रहे हो। आखिर आज के दिन हर कोई मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहा है? मुझे यहाँ पे बिजनेस की बात करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। यानी कि अब सैमुअल, चैनिंग चोई और जैकी ली की भी फाइट होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पे पंगे होते ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छी लगी हो। और अगर आप आगे की वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।